Assalamu alaikum and welcome to all of you. Today we are going to talk about red blood corpuscles or red blood cells. So चले आज हम आरबीसीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम आरबीसीज के बारे में बात करते हैं तो इनको एक और नाम से जाना जाता है। दे आर कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज आर कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड एंड साइट्स का मतलब होता है सेल्स। सो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? सो इरिथ्रोसाइट्स इसीलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि दे आर रेड इन कलर। सो आरबीसी RBCs are also called as erythrocytes. Not only erythrocytes, but they are also called as erythroid cells. Clear? इन्हें erythrocytes के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें erythroid cells के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बेटा हेमाटाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। Clear? So RBCs are called as erythrocytes. They are called as erythroid cells. और दे आर कॉल्ड एज हेमाटाइट्स। क्लियर? अब इनका काम क्या है? दे कैरी ऑक्सीजन। याद रखिएगा, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। यानी इनका मेन काम यही है कि ये ऑक्सीजन को भी कैरी करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। ऑक्सीजन को ये लंग से ले आती है टिश्यूज तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ये टिश्यू से ले आती है लंग्स तक, ताकि हम इसको एक्सहेल कर पाए, बाहर निकाल पाए, एक्सक्रीट कर पाए। लेकिन इस वाली फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सारा एक्सक्रीट नहीं हो पाता। खाली 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड, बाकी जो 75% है वो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लाज्मा में। कैसे एब्जॉर्ब होता है वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा, आरबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, दे आर कॉल्ड एज इरिथ्रोइड सेल्स, दे आर कॉल्ड एज हेमाटाइट्स, दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक आप बात क्लियर? यहां तक आपको समझ आया? तो चले अब हम आरबीसीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, या हम कहें कि आरबीसीज की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। हम आरबीसीज के एनाटॉमी या आरबीसीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लियर? RBCs are called as erythrocytes. They are called as erythroid cells. They are called as hematids. They carry oxygen and carbon dioxide. Clear? इसके बाद हम आरबीसीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और स्ट्रक्चर में सबसे पहले, आराम से सुन लेना, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले शेप के बारे में बात करेंगे। यानी आरबीसीज जो होती है इनकी शेप कैसे होती है। तो देखिए, आरबीसीज की शेप जो होती है वो होती है बाय कॉनकेव। इनकी शेप होती है बाय कॉनकेव या दे आर डम्बेल शेप्ड। दे आर डम्बेल शेप्ड और दे आर बाय कॉनकेव, दे आर डम्बेल शेप्ड, दे आर डिस्कॉइड शेप्ड और डोनट शेप्ड। डोनट शेप्ड। सो आरबीसी जो होती है दे आर बाइकनकेव, दे आर डंबल शेप्ड, दे आर डिस्कॉइड, दे आर डोनट। और मशहूर जो है वो है बाइकनकेव। सो आरबीसीज आर बाइकनकेव इन नेचर। इनकी शेप जो होती है वो बाइकनकेव होती है। इन सब का एक ही मतलब है कि जो आरबीसीज होती है उनका जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं। इनके एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं और सेंटर जो होता है वो थिन होता है। आप डायग्राम पे देख रहे होंगे कि जो आरबीसीज आपको दिखाई गई है उसमें सेंटर जो है वो थिन है और एजेस जो है वो थिक है। सच ए शेप इज कॉल्ड एज बाइकनकेव शेप। क्लियर? सच ए शेप इज कॉल्ड एज बाइकनकेव शेप। सो आरबीसीज की शेप कैसे होती है? बाइकनकेव। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से आरबीसी अपनी शेप चेंज करती है। जैसे कि आपने सिकल सेल एनीमिया का नाम तो सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज सिकल शेप्ड होती है, ऐसे किस्म की होती है। इस किस्म की आरबीसीज पाई जाती है सिकल सेल एनीमिया में। सो जब डिजीज्ड कंडीशन हो तो आरबीसी अपनी शेप चेंज करती है और जब आरबीसी अपनी शेप चेंज करे इसे पियोकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, चेंज in shape of RBCs, change in shape of RBCs is called as
Piokilocytosis. Clear? Change in the shape of RBCs is called as piokilocytosis. और इन RBCs को जो shape change करे उन्हें piokilocytes कहा जाता है. So change in the shape of RBCs is called as piokilocytosis. Clear? तो हमने shape के बारे में बात की. हमने कहा कि RBCs जो होती है उनकी शेप बाइकनकेव होती है या डंबल शेप की होती है. बाइकनकेव का मतलब है इनका जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं और सेंटर जो होता है वो थिन होता है. क्लियर? और बाइकनकेव क्या होता, डबल शेप क्या होता है ये मैं आगे बता दूंगा. फिलहाल आप याद रखेंगे इनकी शेप जो होती है वो बाइकनकेव होती है, डबल शेप्ड होती है या डहनट शेप की होती है. और जब आरबीसी अपनी शेप चेंज करे इस वाली कंडीशन को पियोकिलोसाइटोसिस कहा जाता है. और उन आरबीसी को जिनकी शेप चेंज हुई है उन्हें पियोकिलोसाइट्स कहा जाता है. एम आई क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम साइज के बारे में बात करेंगे. नजर रख लेना. इसके बाद हम साइज के बारे में बात करते हैं. जब भी हम आरबीसी के बारे में साइज की बात करते हैं, देखिए अगर ये आरबीसी है बेटा, आरबीसी, और इसका मैं अगर साइड व्यू ले लूं तो इसका साइड व्यू कुछ ऐसे आता है. अब याद रख लेना इसका साइड व्यू कुछ ऐसे आता है. सॉरी, इसका साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू कुछ ऐसे दिखाया गया है बुक्स में. तो अब देखेंगे इसके जो एजेस है, अगर मैं ऐसे आरबीसी दिखाऊं तो इसके जो एजेस है ये थिक होते हैं और इसका जो सेंटर है वो थिन होता है. इसी शेप को बाइकनकेव शेप कहा जाता है. क्योंकि आपको ये डंबल की तरह दिख रहा है इसीलिए इसे डंबल शेप भी कहा गया है. क्लियर? सो आरबीसीज आर बाइकनकेव और आरबीसीज आर डंबल शेप्ड. अब इसके साइज की बात करें तो आरबीसीज का जो डायामीटर होता है यहां से लेके यहां तक जो डायामीटर होता है वो होता है 7 to 8 माइक्रॉन्स. 7 to 8 माइक्रॉन्स. क्लियर? इसके बाद इसका जो डायामीटर, हमने कहा जो इसका डायामीटर होता है वो होता है 7 to 8 माइक्रॉन्स. क्लियर? लेकिन जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस ऐसे जो इसकी थिकनेस होती है वो असल में वेरी करती है, चेंज होती है. उसका क्या मतलब कि जो एजेस पे होती है वहां थिकनेस ज्यादा होती है, यानी इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस जो होती है वो होती है 2.5 माइक्रॉन्स. लेकिन एट द एज, क्योंकि एजेस थिक होते हैं आरबीसी के, और सेंटर पे अगर बात करें तो 1 माइक्रॉन होता है. क्लियर? आरबीसीज का साइज जो होता है, इनका डायामीटर होता है 7 to 8 माइक्रॉन्स और थिकनेस होती है 2.5 माइक्रॉन्स. एजेस पे और सेंटर पे होता है 1 माइक्रॉन. और आपको पता है 1 माइक्रॉन होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर्स, या मैं कहूं 1 डिवाइडेड बाय 10,000 सेंटीमीटर्स. क्लियर? सो इतना होता है इसका साइज, 7 to 8 माइक्रॉन्स इन डायमीटर, थिकनेस होती है 2.5 माइक्रॉन्स एट द एज एंड 1 माइक्रॉन एट द सेंटर. यानी यहां पे 2.5 माइक्रॉन्स है और यहां पे है 1 माइक्रॉन. एम आई क्लियर? तो साइज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हासिल हो गई. अभी तक हमने क्या कहा कि जो आरबीसीज होती है इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इन्हें एरिथ्रॉइड सेल्स भी कहा जाता है, इन्हें हेमेटाइट्स भी कहा जाता है. और फंक्शन क्या है आरबीसीज का कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से लेके, यानी आपने जो ऑक्सीजन पिया, ऑक्सीजन इनहेल किया, वो लंग्स में चला गया, अल्वियोलाई में चला गया, वहां पे कैपिलरीज में चला जाता है और वो आरबीसी के साथ बाइंड होता है, असल में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. तो आरबीसी इस ऑक्सीजन को कैरी करती है और डिफरेंट सेल्स तक ले आती है. तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है इसी आरबीसी के जरिए. सो ये दो चीजें कैरी करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. इस चीज को हम फंक्शंस में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बाद हमने आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की. हमने कहा आरबीसी जो होती है दे आर बाइकनकेव, इनकी शेप जो होती है बाइकनकेव होती है, ये डंबल शेप के होते हैं या डिस्क्वायड शेप के होते हैं या डहनट शेप के होते हैं. क्लियर? हमने कहा कि आरबीसी जो होती है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी शेप को चेंज करते हैं. सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज पियोकिलोसाइटोसिस. चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज पियोकिलोसाइटोसिस. क्लियर? इसके बाद हमने साइज के बारे में बात की. हमने कहा जो आरबीसीज होती है इनका डायामीटर होता है 7 to 8 माइक्रॉन्स और थिकनेस होती है 2.5 माइक्रॉन्स एट द एजेस और 1 माइक्रॉन एट द सेंटर. क्लियर?
हाँ, अब आरबीसी जो होती है, फिर एक बार मैं ये कहूं कि आरबीसी ना सिर्फ अपनी शेप चेंज करती है बल्कि ये अपनी साइज को भी चेंज करती रहती है। यानी आरबीसी किसी डिजीज कंडीशन की वजह से ना ही सिर्फ शेप चेंज करती है बल्कि अपने साइज को भी चेंज करते हैं। एंड सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज एनिसोसाइटोसिस। चेंज, याद रखेंगे आप, चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी, चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी is called as anisocytosis, anisocytosis या anisocytosis or anisocytosis. Clear? Change in the shape of RBCs is called as piocytosis, while as change in the size of RBCs is called as anisocytosis or anisocytosis. Clear? ये था shape और size. अब हम नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। होता है इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, ये बात याद रखेंगे आप। अगर हम मेल्स की बात करें, तो मेल्स में करीबन होते हैं 5.4 मिलियन आरबीसीज, 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और in case of females, there are 4.8 million RBCs per microliter of blood. Clear? यानी एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 5.4 मिलियन आरबीसीज होती है इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 4.8 मिलियन आरबीसीज होती है। और आपको पता है एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में, अगर हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ले, इस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में बहुत सारे माइक्रोलीटर्स है। यहां तक कि टोटोरा ने अपनी किताब में यह लिखा है कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में 50 माइक्रोलीटर्स होते हैं। क्लियर? एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में 50 माइक्रोलीटर्स होते हैं और एक माइक्रोलीटर में 5.4 मिलियन आरबीसीज होते हैं। क्लियर? सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरबीसीज का नंबर कितना ज्यादा है। दे काउंट फॉर 99% ऑफ द फॉर्मड एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। देखिए, आरबीसीज ने डिजीज कंडीशन की वजह से अपनी शेप चेंज की, पियोक्लोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर साइज चेंज करे तो एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर नंबर चेंज करे, यानी अगर आरबीसीज का नंबर चेंज हो, अब नंबर चेंज होने का मतलब यह है कि या तो आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होगा या आरबीसीज का नंबर डिक्रीज होगा। अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हुआ, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोसिस, या मैं ऐसे कहूं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोसिस। आप इसको एक और नाम से जानते हो, पॉलीसाइथीमिया, क्लियर? तो आप इसको एक और नाम से जानते हो, पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसीज का नंबर डिक्रीज हो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, decrease in the number of RBCs, it is called as erythrocytopenia. It is called as erythrocytopenia. So increase in the number of RBCs is called as erythrocytosis, while as decrease in the number of RBCs is called as erythrocytopenia. Clear? आप याद रखेंगे, इसकी वजह से इसे एक और नाम से जाना जाता है, एनीमिया। It is also called as एनीमिया। हालांकि एनीमिया और एरिथ्रोसाइटोपिनिया में फर्क है कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया में आरबीसीज ही कम होती है, व्हाइल एज एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होता है। लेक ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज एनीमिया, लेक ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और आपको पता है अगर आरबीसीज कम हो गई तो हीमोग्लोबिन खुद ब खुद कम होगा। सो वेयरएवर देयर इज एरिथ्रोसाइटोपिनिया देयर इज एनीमिया। अगर एरिथ्रोसाइटोपिनिया हुआ है तो बेटा इनको एनीमिया भी हुआ होगा। क्लियर? जहां पे एरिथ्रोसाइट्स कम है वहां पे एनीमिया होना लाजिम है। क्लियर?
सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर ऑफ आरबीसीज। चले अब हम फंक्शंस के बारे में नहीं, एक और बात, हम लाइफ स्पेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आरबीसीज के लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। देखिए आरबीसीज जब बनती है, पहले आप ये बात याद रखेंगे कि आरबीसीज बनती है एक स्टेम सेल से, जिसे प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। रेड बोन मेरो में या बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स होती है उन्हें प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है, और उन प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से फिर माइलॉइड स्टेम सेल बनती है और लिम्फोइड स्टेम सेल बनती है। माइलॉइड स्टेम सेल से आगे जाके फिर आरबीसी बनती है। ये हम आगे जाके इरिथ्रोपोइसिस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि आरबीसी कहां से बनती है, स्टेम सेल से बनती है, और आरबीसी जब स्टेम सेल से बनेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस of formation of RBCs is called as erythropoiesis। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। सो लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे तो RBCs एक स्टेम सेल से बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज erythropoiesis, यानी फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। और जब ही आरबीसीज बनी, इसके बाद 120 दिन के बाद, आफ्टर 120 डेज, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है? दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा गया है। स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। फिर से एक बार सुनिए, आरबीसीज के लाइफ स्पेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आरबीसीज एक स्टेम सेल से बनती है। इस अमल को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। जो ही आरबीसीज बनी, उसके बाद आरबीसीज 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? और कहां पे डिस्ट्रॉय होती है? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, क्यों डिस्ट्रॉय होती है? देखिए, ये जो आरबीसीज होती है, इन्हें अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी इन्हें अपने आप को स्क्वीज करना पड़ता है, बार बार स्क्वीज करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें कैपिलरीज के जरिए से गुजरना पड़ता है, या इन्हें स्प्लीन में जो नैरो चैनल्स होते हैं, जिन्हें एंडोथेलियल स्लिट्स कहा जाता है, उनके जरिए से गुजरना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि आपने डॉग्स देखे होंगे, जब उनको किसी स्मॉल स्पेस से गुजरना होता है, पहले वो अपने सर को घुसा लेते हैं, फिर अपने कमर को घुसा लेते हैं, और आखिर में अपने टांगों को ले जाते हैं। क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि खुद को वहां से एडजस्ट करने के लिए खुद को स्क्वीज करते हैं, ताकि वो उस नैरो स्पेस से गुजर जाए। इसी तरह आरबीसीज को कैपिलरीज में से गुजरने के लिए खुद को स्क्वीज करना पड़ता है। जब ये स्प्लीन में पहुंच जाती है, वहां पे एंडोथेलियल स्लिट्स होते हैं, वो बहुत ही नैरो होते हैं, और वहां पे इनको गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से आरबीसीज फ्रेजाइल होती है विद एज, और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? सो इनका लाइफ स्पेन आप याद रखेंगे 120 डेज। और अब ये जब डिस्ट्रॉय होती है, फिर क्या होता है? इनके प्रोडक्ट्स कहां पे हो जाते हैं? इसके पास तो हीमोग्लोबिन था, उस हीमोग्लोबिन का क्या होता है, वो हम बेटा फंक्शंस पे पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं फंक्शंस की ओर। हम आरबीसीज के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, जब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको फंक्शंस के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को भी फंक्शंस के साथ रिलेट करूंगा, ताकि आपको आरबीसीज के फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत वास्ट, एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, अगर हम सपोज करें कि ये आरबीसी है, और आरबीसी एक आरबीसी एक सेल है, और सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। और याद रखिए, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। लेकिन कुछ ग्लाइकोलिपिड्स एक्ट करते हैं, सम ग्लाइकोलिपिड्स, सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स act as antigens। कुछ ग्लाइकोलिपिड्स बेटा इसमें एंटीजेंस होते हैं, यानी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और कुछ ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजेंस होते हैं। और ये जो एंटीजेंस होते हैं, दे डिसाइड द ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं।
यानी जिस इंसान के पास ए एंटीजन होगा ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन होगा बी ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर? इसी तरह ए बी एंटीजन होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो आपने याद रखा कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन्स होते हैं। यही एंटीजन्स डिसाइड करते हैं कि एक इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्लियर? इसके बाद नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे होने जा रहा है। ये जो आरबीसीज होती है इनके साइटोप्लाज्म में ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियस, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी आरबीसीज जो होती है इनके साइटोसोल या इनके साइटोप्लाज्म में ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर? अब देखिए क्यों इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि ये एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल को एनर्जी देता है लेकिन ये एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। तो ये सेल्स को क्या देता है? एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी हासिल करने के लिए इसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसे आप केमियोस्मोसिस में पढ़ते हो आगे। तो अगर आपने केमियोस्मोसिस नहीं पढ़ा है तो आप मेरे एक और वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया पे चले जाइए, मैंने केमियोस्मोसिस को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप फिलहाल नजर रखेंगे कि ना ही आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी देने के लिए ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करती है ना। अगर इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये वो उसी ऑक्सीजन को खुद इस्तेमाल करती। अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता तो जो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती थी, सपोज लेट अस सपोज दिस इज आरबीसी। अब इस आरबीसी के पास ऑक्सीजन है और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता, तो ये आरबीसी टारगेट सेल्स तक क्या पहुंचाती? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने, इसीलिए सुपरनेचुरल पावर ने आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती, टारगेट सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और सेल डेथ हो सकती थी। क्लियर? अब आगे बढ़िए। हालांकि इनमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ही इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके पास एक जबरदस्त पिगमेंट होता है जिसे दुनिया बेटा हीमोग्लोबिन कहती है। क्या कहती है? हीमोग्लोबिन। क्लियर? आरबीसीज के पास ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसे बेटा हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है यही आरबीसीज यानी यही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। आरबीसीज में एक ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके पास एक पिगमेंट है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और याद रखिएगा हर आरबीसी में, ईच आरबीसी, हर एक आरबीसी में करीबन 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। Each RBC contain 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यहां तक कि टाटोरा ने अपनी किताब में 280 का जिक्र किया है कि each RBC contains 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हर एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दो चीजों का बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। क्लियर? अब देखिए ये जो ग्लोबिन है इट इज अ प्रोटीन। समझ आई? और इसमें चार ये बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। It is made up of 4 polypeptide chains, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. क्लियर? मैं यहां पे आपको दिखा दूं स्ट्रक्चर में। लेट अस सपोज दिस इज 1 chain, this is 2nd chain, this is 3rd chain and this is 4th chain.
दिस इज द मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये बना होता है कितने चेन्स का? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है, एक हीम ग्रुप होता है। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ एक हीम ग्रुप अटैच होगा, हीम ग्रुप सर्कुलर होता है। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ हीम ग्रुप अटैच होगा। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ हीम ग्रुप अटैच होगा। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ हीम ग्रुप अटैच होगा। क्लियर? सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये दो चीजों का बनाया था, एक हीम जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है और ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट है इसका। ये प्रोटीन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो इसमें होती है, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हीम ग्रुप होता है। समझ आई? यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ कितने हीम ग्रुप हुए? 4 हीम ग्रुप हुए। इसका मतलब ये हुआ ना कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। और हर एक हीम ग्रुप के साथ, हर एक हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन होता है। हर एक हीम ग्रुप के सेंटर में बेटा क्या होता है? हर एक हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन होता है। और हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। फिर से देखिए, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दो चीजों का बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप अटैच होता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? और हर एक हीम ग्रुप के साथ, हर एक हीम ग्रुप के साथ मैंने कहा हर एक हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन होता है। आयरन होता है, यानी कुल कितने आयरन हुए? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर एक आयरन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। क्लियर? क्लियर? मैं फिर से समझा दूं आपको यहां पे एक बार। लेट अस सपोज, नजर रखें, लेट अस सपोज दिस इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप होगा, हीम ग्रुप, हीम ग्रुप 2, हीम ग्रुप 3 और हीम ग्रुप 4। हर एक हीम ग्रुप के साथ एक आयरन अटैच होता है। इसके साथ भी एक आयरन अटैच होगा, इसके साथ भी एक आयरन अटैच है और इसके साथ भी एक आयरन अटैच है। हर एक आयरन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच है। हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन का एक मैजिकल नंबर आप याद रखेंगे 4, 4। द मैजिकल नंबर फॉर हीमोग्लोबिन इज 4। क्लियर? क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी 4 है, हीम ग्रुप्स भी 4 है और आयरन भी 4 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी 4 है। क्लियर? एक आरबीसी में 280 मिलियन, एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 हीम ग्रुप, 4 आयरन, 4 ऑक्सीजन। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा कि अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो एक आरबीसी में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? तो आप कैलकुलेट कीजिएगा खुद। फिलहाल आप याद रखेंगे ये जो है प्रोटीन कवरिंग, दिस प्रोटीन कवरिंग सराउंड्स द हीम ग्रुप। हीम ग्रुप बीच में होता है, इसको सराउंड करती है प्रोटीन ग्रुप। सो दिस इज प्रोटीन और ये जो बीच में है दिस इज हीम और ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है दिस इज आयरन और इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? सो दिस इज हीमोग्लोबिन। तो आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आरबीसीज, इनके पास
इनके प्लाज्मेरियम में कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एंटीजन से, जिसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी फंक्शन कि आरबीसीज के पास एक हीमोग्लोबिन होता है जो इसको रेड कलर देता है, और हर एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन खुद आरबीसी में है, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी कैरी करती है ऑक्सीजन। सो ये पहली फंक्शन जो मैंने पहले बताया था कि दे कैरी ऑक्सीजन, ये पहली फंक्शन आपकी कंप्लीट हुई कि आरबीसी ऑक्सीजन को कैसे कैरी करती है, क्योंकि ऑक्सीजन असल में आयरन के साथ अटैच होता है, और आयरन जो है वो हीम ग्रुप के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और हीम ग्रुप कहां पे होता है? हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। क्लियर। हर एक हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, हर एक हीमोग्लोबिन में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आरबीसी जो होती है इनके प्लाज्मेरियम में ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एंटीजन्स, जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। क्लियर। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो आरबीसीज होती है इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड होता है। अब ये कैरी करती है ऑक्सीजन को, इसका मतलब साफ है कि आरबीसीज कैरी करती है ऑक्सीजन। देखिए हर एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ साथ हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप के सेंटर में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है हीम ग्रुप, उसके सेंटर में आयरन होता है, और आयरन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हुआ ना कि हीमोग्लोबिन के पास हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। अब हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, इसका साफ मतलब ये हुआ कि आरबीसीज कैरी करती है ऑक्सीजन को। सो हमने पहले ही कहा था कि आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी पहली फंक्शन कंप्लीट हुई, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। दूसरी फंक्शन पे आ जाते हैं, या मैं कहूं तीसरी फंक्शन पे आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं हम। पहली फंक्शन अगर एंटीजन्स डिसाइड करना है, दूसरी फंक्शन ये हुई, तो तीसरी फंक्शन हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, कहां से? टिश्यू से लंग्स तक। लेकिन आप याद रखेंगे ये खाली 23 से लेके 25% तक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। 25% ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है सेल से लंग्स तक। जो बचा 75% है कार्बन डाइऑक्साइड का, 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, और जब डिसॉल्व हो जाता है 75% कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है बाइकार्बोनेट। सर कुछ समझ नहीं आया ये कैसे हुआ? फिर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको कैरी करती है आरबीसीज, यानी आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है टिश्यू से लंग्स तक, लेकिन कितना? 25%। बचा जो 75% कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो जाता है और बनता है बाइकार्बोनेट। सर अब ये कैसे हुआ? देखिए आरबीसी जो होती है इनके पास एक एंजाइम होता है, आरबीसी जो होती है इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, जिसे कार्बोनिक एंजाइम होता है आरबीसी के पास जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है और बनाता है H2CO3, से कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। अब इस कार्बोनिक एसिड से H पॉजिटिव डिसोसिएट होता है, इससे H पॉजिटिव डिसोसिएट होता है, वहां बचता क्या है? HCO3, और जिसे आप बेटा बाइकार्बोनेट कहते हो। क्या कहते हो? बाइकार्बोनेट। यानी आपके प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुआ, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, जो आपके प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्ट करता है और इसे बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है, इससे H पॉजिटिव डिसोसिएट हो जाता है, निकलता है, और बाइकार्बोनेट साथ ही निकलता है। क्लियर? अब ये जो H पॉजिटिव है ये मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ वापस, ये वापस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, और इस हीमोग्लोबिन का अब नाम पड़ता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? इसका नाम अब पड़ता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। क्लियर? सो इट एक्ट्स एज अ बफर। Bicarbonate acts as a buffer. It maintains the pH of your blood, which is 7.4. तो आपने क्या, असल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की पढ़नी है, इसीलिए हमने सिर्फ डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने कन्वर्ट किया, यानी आपके आरबीसीज में एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि सेल से निकल के आया उसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड से H पॉजिटिव डिसोसिएट हो जाता है वहां और बनता है साथ में बाइकार्बोनेट। H पॉजिटिव फिर से हीमोग्लोबिन के साथ वापस मिल जाता है और बाइकार्बोनेट आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? सो ये दूसरी फंक्शन थी आरबीसीज की कि दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स for exhalation, and only 25% of the carbon dioxide is exhaled, while the rest 75% of the carbon dioxide is dissolved in plasma. And in RBCs there is an enzyme called as carbonic anhydrase which converts carbon dioxide into carbonic acid. Later on this carbonic acid gives H positive and bicarbonate. H positive binds with the hemoglobin forming it deoxyhemoglobin, while as bicarbonate acts as a buffer which maintains the pH of your blood. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ब्लड वेसल है आपकी और इसमें आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स है। अब ये जो आरबीसीज होती है इनका जो एंडोथीलियम होता है वो रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन हर बार ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं करता। मैं पहले फंक्शन बता दूं कि जो आरबीसीज होती है दे मेंटेन ब्लड प्रेशर। आरबीसीज मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब तीसरा फंक्शन देखिए, अब एक और फंक्शन देखिए, आरबीसीज मेंटेन ब्लड प्रेशर। अभी तक आपने देखा था कि प्लाज्मा मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आरबीसीज मेंटेन ब्लड प्रेशर, लेकिन ये इनडायरेक्ट काम है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आरबीसीज मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर। नजर रखिएगा, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है। क्लियर? अब ये जो आरबीसीज का एंडोथीलियम होता है ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन हर बार ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं करता। जब भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो एंडोथीलियम रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? अब जो ही आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ। जो ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ, ये बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और जो ही नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, वंस द नाइट्रिक ऑक्साइड binds with the hemoglobin, it causes vasodilation. It causes vasodilation. ये क्या करता है? वैसोडाइलेशन करता है, और आपकी वेसल्स डायलेट हो गई, यानी वैसोडाइलेशन हो गई, वेसल्स डायलेट हो गई, तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद मेंटेन होगा। इसका मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन का असर, ये काम हीमोग्लोबिन का है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वैसोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। वंस योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड combines with the hemoglobin causing vasodilation. Once the vasodilation occurs, blood pressure is maintained. Clear? फिर से मैं एक बार कह दूं कि जो ही किसी इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, सिर्फ उस वक्त ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सिर्फ उस वक्त नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, तो वैसोडाइलेशन हो जाती है। वैसोडाइलेशन हो गई तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कम होगा। क्लियर? ब्लड प्रेशर खुद ब खुद वैसोडाइलेशन की वजह से कम होगा। तो ये था
इसके इसके फंक्शंस। एक और बात आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हीमोग्लोबिन के बारे में, और समझना उससे भी ज्यादा आसान। देखिए जब मैंने कहा था कि आरबीसीज जो होती है वो ब्रेक होती है आफ्टर 120 डेज, डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में। अब जब आरबीसी ब्रेक हो गई तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, मुझे बोलिए हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा। अब हीमोग्लोबिन सेपरेट होगा ना, ये स्प्लिट होगा, ये बनाएगा हीम पार्ट और ये बनाएगा ग्लोबिन पार्ट। क्लियर, नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हीमोग्लोबिन जब ब्रेक हो गया, मैं यहां पे लिख के रखूं आपको, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन या ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, जिसे आप हीमोलिसिस भी कहते हो। नजर रखिए, जब आरबीसी ब्रेक हो गई तो हीमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है। जो ही हीमोग्लोबिन एक दूसरे से जुदा हो जाता है, हीम पार्ट ग्लोबिन पार्ट से जुदा होता है, सेपरेट होता है, तो हीम अलग आता है, ग्लोबिन अलग आता है। अब नजर रखिए, ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है, आपको भी पता है और सबको पता है, ये एक प्रोटीन है। और जब प्रोटीन ब्रेक होता है ये बनाता है बेटा एमाइनो एसिड। इट इज वेरी इजी, ये क्या बनाता है, एमाइनो एसिड। जब एमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं प्रोटीन बनता है, प्रोटीन ब्रेक होता है तो एमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब ग्लोबिन जब ब्रेक हो गया, इसने क्या बनाया, एमाइनो एसिड। ये एमाइनो एसिड्स हमें आगे रीयूज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी ये एमाइनो एसिड्स हमें दोबारा जरूरत पड़ते हैं प्रोटीन बनाने में, नए प्रोटीन बनाने में। दे आर यूज्ड लेटर ऑन, रीयूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो जब भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, हीम पार्ट अलग हुआ, ग्लोबिन पार्ट अलग हुआ, ग्लोबिन ब्रेक होता है, एमाइनो एसिड्स बनाता है और एमाइनो एसिड्स वापस इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके बाद ये जो हीम पार्ट होता है ये ब्रेक होता है और ये बनाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्लियर। और बिलिरुबिन एक ग्रीन पिगमेंट है, इट इज अ बिलिरुबिन इज अ ग्रीन पिगमेंट। लेटर ऑन ये बिलिरुबिन जो है ये कन्वर्ट होता है और ये बनता है बिलिरुबिन। क्लियर, यानी आरबीसीज ब्रेक हो जाती है तो वहां पे एक आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन। और अगर बिलिरुबिन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, यानी अगर हीमोलिसिस ज्यादा हुई, बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो बेटा आप इसको क्या कहते हो, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, या जिसे आप जॉन्डिस कहते हो, जिसे आप इक्टरस कहते हो, जिसे आप कांबल कहते हो। क्लियर, बिलिरुबिन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज कॉल्ड एज हाइपर बिलिरुबिनेमिया और इट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस और इक्टरस। सो कैसे होती है, जब हीमोलिसिस ब्रेक हो जाती है, हीमोलिसिस ब्रेक होगी और हीम ज्यादा बनेगा, हीम ज्यादा आया तो बिलिरुबिन ज्यादा आएगा, ज्यादा बिलिरुबिन आया तो जॉन्डिस होगी। अब देखिए ये बिलिरुबिन जो है ना, ये बिलिरुबिन लिवर में चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए। आपके ब्लड में आरबीसी ब्रेक हो गई, आरबीसी ब्रेक हो गई, हीम पार्ट आया, हीम आया तो वहां से बिलिरुबिन आया, बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। अब ये बिलिरुबिन ये जो बिलिरुबिन है ये अब इसी ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से लिवर में पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है, ये पहुंच जाता है लिवर में, और लिवर इस बिलिरुबिन को बाइल के जरिए से पहुंचाती है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। कहां पे बिलिरुबिन पहुंचा है, लिवर में। लिवर इस बिलिरुबिन को बाइल के जरिए से पहुंचाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। असल में पहले पहुंचाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, वो आप सबको पता है, क्योंकि बाइल की वजह से ही फैट्स इमल्सिफाई होते हैं, क्योंकि बाइल एक्टिवेट करते हैं लाइपेज को, लाइपेज फिर फैट्स करता है ब्रेक। फिलहाल आप नजर रखेंगे, ये जो बिलिरुबिन है लिवर में पहुंचा, लिवर इसको डालता है कहां पे, बाइल के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, मैं यहां पे लिख लूं लार्ज इंटेस्टाइन, जो ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन पहुंचा, बिलिरुबिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो ये बेटा कन्वर्ट होता है इनटू यूरोबिलिनोजिन। यहां पे लिख लूं यूरोबिलिनोजिन। सर अगर बिलिरुबिन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो कन्वर्ट कैसे हुआ, कन्वर्ट ये हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है, जैसे एंटीरोबैक्टर होता है। क्लियर, इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि
इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजिन में। क्लियर? अब देखिए ये जो यूरोबिलिनोजिन है ना, यूरोबिलिनोजिन जो है, ये यूरोबिलिनोजिन वापस एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, वापस रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड सर्कुलेशन में और बनता है यूरोबिलिन। लेकिन सारा यूरोबिलिनोजिन कन्वर्ट नहीं होता, सारा यूरोबिलिनोजिन एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड में, कुछ ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, कुछ वही रहता है। और ये जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ ये यूरिन के जरिए से एक्सक्रीट होता है, और जो बाकी यूरोबिलिनोजिन बना वो फीसस के जरिए से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिरकोबिलिन, क्लियर? और याद रखिएगा स्टिरकोबिलिन इज अ ब्राउन पिगमेंट, इट इज अ ब्राउन पिगमेंट, while as urobilin is a yellow pigment. क्लियर? तो फिर से एक बार देखिए, जो ही आरबीसीज ब्रेक हो गई हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया, हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया, हीम पार्ट अलग हुआ, ग्लोबिन पार्ट अलग हुआ, ग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, अमाइनो एसिड्स बनाता है, अमाइनो एसिड्स फिर से हम रीयूज करते हैं ताकि नए प्रोटीन्स वजूद में आ जाए, नए प्रोटीन्स बने जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो हीम पार्ट होता है ये कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और बिलिरुबिन जो होता है ये बिलिरुबिन बाद में कन्वर्ट होता है इनटू बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से लिवर में पहुंच जाता है, और लिवर इस बिलिरुबिन को बाइल में छोड़ के पहुंचा देता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये बिलिरुबिन पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया, यहां पे लिखूं मैं, कुछ बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ बैक्टीरिया इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट करते हैं और बनाते हैं यूरोबिलिनोजिन। जो यूरोबिलिनोजिन बना, आधा यूरोबिलिनोजिन वापस ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है जिसे यूरोबिलिन कहते हैं, जो कि फिर किडनीज में जाके एक्सक्रीट होता है विद यूरिन, और आधा यूरोबिलिनोजिन एब्जॉर्ब नहीं होता, वो फीसस के जरिए से हमारे बॉडी से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिरकोबिलिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टिरकोबिलिन। देखिए फंक्शंस की बात अगर हम कर ले तो पहले दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, दूसरी दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, तीसरी फंक्शन दे हेल्प अस टू डिसाइड ब्लड ग्रुप क्योंकि उनमें एंटीजन्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये बिलिरुबिन बनाता है हमारी बॉडी में, बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है कि बिलिरुबिन फिर लिवर में चला जाता है और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, आधा यूरिन के जरिए से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, आधा फीसस के जरिए से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिरकोबिलिन। क्लियर? ये था आरबीसीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब याद रखेंगे, एक बात कहना मैं भूल गया कि कुछ आरबीसीज ऐसे होते हैं जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, आयरन ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स को पेप्पेनहैमर ग्रैन्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख लूं कि कुछ आरबीसीज ऐसे होते हैं जिनके पास पेप्पेन पेप्पेनहैमर ग्रैन्यूल्स, देयर आर सर्टेन आयरन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द आरबीसीज, और कुछ आरबीसीज ऐसी होती है जिनमें कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उन ग्रैन्यूल्स को पेप्पेनहैमर ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और जिन आरबीसीज में ये ग्रैन्यूल्स पाए जाए उन्हें सिडेरोसाइट्स कहा जाता है। क्लियर? नाउ आरबीसी कैसे बनते हैं जिसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, दिस विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो विद एरिथ्रोपोइसिस। टिल देन वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब।